मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम नए टॉपिक कीलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कीलेशन क्या है, कीलेटीकरण किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये कि जब लिगेंड किसी मेटल आयन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो संकुल यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन जब लिगेंड मेटल आयन के साथ में एक ही लिगेंड एक से अधिक बंध बनाता है तो एक चक्रीय संरचना बन जाती है, रिंग बन जाती है, जिसके कारण हमें साइक्लिक जो कॉम्प्लेक्स है वो प्राप्त होता है, चक्रीय संकुल यौगिक प्राप्त होता है। इस चक्रीय संकुल यौगिक को हम कीलेट संकुल यौगिक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम कीलेटीकरण कहते हैं, कीलेशन कहते हैं। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ये जो कीलेशन की प्रक्रिया है ये किस प्रकार से संपन्न होती है। देखिए, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास में है इस प्रकार से कोबाल्ट +2 आयन। जब हम रिएक्शन कराते हैं एथिलीन डाईएमीन के दो जो लिगेंड हैं उनके साथ में, तो इस प्रकार से हमें एक कीलेट कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत देखिए कि एथिलीन डाईएमीन का एक ये जो लिगेंड है इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम हैं। दोनों नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को देकर के इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा लिगेंड है वो इस कोबाल्ट को ये दोनों नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर कुल मिलाकर के ये जो है 5 मेंबर रिंग बन जाती है, एक दूसरी है इसके इस साइड में बन जाती है। तो इस प्रकार से कि जो कीलेट कॉम्प्लेक्स आयन हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लें कि यहाँ पर देखिए आप कि प्लेटिनम की 2 क्लोराइड आयन और इस प्रकार से यदि हम एक एथिलीन डाईएमीन के साथ में लिगेंड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से ये डाईक्लोरो जो एथिलीन डाईएमीन प्लेटिनम सेकंड जो है हमारे को कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। तो ये भी एक कीलेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी ये जो प्लेटिनम के साथ में एथिलीन डाईएमीन है अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके 5 मेंबर रिंग का एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर लेती है। देखिए यहाँ पर कि जो कीलेट कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं ये सामान्यतया जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उनकी तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो रिंग बनती है इनको तोड़ने के लिए हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये जो कीलेट संकुल यौगिक होते हैं वे मोर स्टेबल होते हैं देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर इनकी जो कीलेट जो संकुल यौगिक हैं इनकी जो स्थायित्व की बात करें तो ये विभिन्न बिंदुओं के ऊपर निर्भर करते हैं कि कौन सा कीलेट कितना ज़्यादा स्थायी होगा। तो सामान्यतया जो कीलेट संकुल यौगिक हैं या संकुल आयन हैं वे सबसे पहला बिंदु है हमारा कि नंबर ऑफ एटम्स, रिंग में कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो सामान्यतया कि वो 5 और 6 सदस्यीय वलय युक्त जो कीलेट संकुल यौगिक होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू लेस और मोर एटम्स। कम या ज़्यादा परमाणुओं की तुलना में 5 या 6 सदस्यीय जो कीलेट वलय युक्त संकुल यौगिक होते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं। यदि 6 से ज़्यादा हैं परमाणु वलय के अंदर तो उनका स्थायित्व घट जाता है। पहला बिंदु तो ये है। दूसरा बिंदु ये है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। यदि कीलेट वलय के अंतर्गत संयुग्मित द्विबंध उपस्थित हैं तो उन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के कॉन्जुगेशन के कारण
उनके संयुग्मन के कारण कीलेट जो वलय युक्त जो कॉम्प्लेक्स आयन है उनका स्थायित्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके लिए एक सिंपल उदाहरण लिया गया है। देखिए ये है अपना पोरफायरिन। पोरफायरिन में सेंट्रल में मेटल एटम है। ये मेटल एटम 4 इन पिरोल रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन जो परमाणु है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके इसके साथ में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। और ये जो पिरोल रिंग है इनमें देखिए यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। ये सारे डबल बॉन्ड, अब जैसा कि इसमें कहा कि इनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है, इनमें सहयुग्मन पाया जाता है, जिसके कारण इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये माइग्रेट कर सकता है। ये डबल बॉन्ड आपका इसकी सिचुएशन बदल सकती है, यहाँ आ सकता है। देखिए इस प्रकार से इसमें ये डबल बॉन्ड मैंने इनको माइग्रेट कर दिया। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से रिंग में जा करके ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा, इसके अंतर्गत जो रिंग है यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो डबल बॉन्ड हैं ये आपके माइग्रेट कर सकते हैं। और माइग्रेट करके ये जो डबल बॉन्ड हैं, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, दूसरा जो डबल बॉन्ड था वो आपका माइग्रेट होकर के इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार से ये जो कीलेट वलय युक्त जो संकुल यौगिक हैं ये अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रकार से इनमें यदि कॉन्जुगेशन पाया जाता है, इनमें अल्टरनेट क्रम में द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। मुख्यतया ये जो पोरफायरिन है ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि इस एम के स्थान पर, मेटल के स्थान पर आयरन है, तो ये जो आयरन पोरफायरिन बन जाता है, ये हमारे लाल रक्त जो कणिकाएं हैं आरबीसी, उनका घटक है। जो रुधिर है उसका लाल रंग जो होता है वो इसके लिए उत्तरदायी है। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ब्लड के लिए ये घटक है। उसके बाद में यदि इस मेटल के स्थान पर, यहाँ पर जैसा कि हमने कहा था यहाँ पर आयरन है, तो ये आरबीसी के अंतर्गत पाया जाता है, जैविक महत्व है इसका। ठीक इसी प्रकार से एम के स्थान पर यदि हम मैग्नीशियम लें तो ये पौधों के लिए जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पोरफायरिन, मैग्नीशियम पोरफायरिन, वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि इसके स्थान पर, एम के स्थान पर कोबाल्ट लिया जाए तो ये विटामिन B12 का घटक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु है कि जो कीलेट संकुल यौगिक हैं उनका स्थायित्व नंबर ऑफ रिंग्स के आधार पर भी बढ़ जाता है, कि जितनी ज़्यादा किसी संकुल यौगिक के अंदर कीलेट वलय होंगी उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें इस प्रकार से कि जो EDTA के साथ में मेटल के स्थान पर अपन कैल्शियम या मैग्नीशियम ले सकते हैं, तो उसके साथ में जो रिंग बनती हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जो रिंग हैं ये तो आपकी इसके जो EDTA जो है उसके अंतर्गत एक तो ये रिंग बनती है आपकी, कौन सी, इसके कारण 5 मेंबर, और बाकी सब के अंदर जो है आपका एसिडिक जो समूह था उसके कारण से ये 4 और बन रही है। टोटल 5 इसके अंदर 5 मेंबर जो रिंग बन रही है, जिसके कारण इसका स्थायित्व अत्यधिक बढ़ जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, EDTA, एथिलीन, ये डाईएमीन और टेट्रा एसिटिक एसिड। तो टेट्रा एसिटिक एसिड के अंतर्गत एक तो ये रिंग आपकी यहाँ से बन रही है, दूसरी रिंग ये बन रही है इस नाइट्रोजन के साथ। इसके साथ में भी 2 ये 5 मेंबर रिंग और इसके साथ में भी ये 5 मेंबर रिंग। तो इस प्रकार से टोटल इसके पास में जो रिंग बन रही है, नंबर ऑफ रिंग्स बन रही है, जिनके कारण इसका स्थायित्व अत्यधिक हो जाता है इस मेटल और EDTA कीलेट कॉम्प्लेक्स आयन के अंतर्गत। उसके बाद में इसका अंतिम जो पार्ट है आपका, वो महत्वपूर्ण बिंदु, वो है यूज ऑफ कीलेट्स। इन कीलेट्स का क्या उपयोग है? तो सबसे पहला जो बिंदु है उपयोग का, वो है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में इनका उपयोग है। क्या है ये विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में? सबसे पहला बिंदु है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण में।
तो देखिए इसके अंतर्गत कि जो एल्यूमिनियम +3 आयन है, निकिल +2 आयन है, मैग्नीशियम +2 आयन है, ये अपने विशेष गुणों के कारण इनका एक विशेष रंग होता है, जिसके कारण हम गुणात्मक विश्लेषण में उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा जो बिंदु है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत भारात्मक विश्लेषण में भी इन किलेट संकुल यौगिकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि निकिल +2 आयन की हम रिएक्शन करवाते हैं ग्लाइओक्जिम के साथ में, तो बिल्कुल गहरे रंग का हमें एक संकुल आयन प्राप्त होता है, तो उसकी वजह से हम उसको पहचान सकते हैं कि उसके अंतर्गत निकिल उपस्थित है। तो दूसरा हो गया आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और सही मात्रा में हम बिल्कुल सही मात्रा में हम इनकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं उसके अंतर्गत। उसके बाद में जो अगला बिंदु है वो है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आयतनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत जो ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत हम उसका अंतिम बिंदु एंड पॉइंट ज्ञात करने के लिए भी इन किलेट संकुल यौगिकों को उपयोग में ले सकते हैं। इसमें एक विशेष एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे फेरोइन का एक इंडिकेटर के रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाओं में। दूसरा जो पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदु इसका यूज, वो है सॉफ्टनिंग ऑफ H2O। वाटर के मृदुलीकरण में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत यदि हार्ड वाटर है उसके अंदर इस प्रकार से हम कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ में उनके जो साल्ट हैं उनको हम उससे रिमूव कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स किलेट कॉम्प्लेक्स बना करके, तो जो शेष जो पानी बचेगा हमारे पास में वो सॉफ्ट वाटर हम इसको यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में है सेपरेशन ऑफ मेटल आयन्स, धातु आयनों के सेपरेशन के अंदर ही पृथक्करण में भी हम, क्योंकि ये को बनाएंगे इस प्रकार से चिलेट जो कि मोर स्टेबल होते हैं उनको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, विलायक निष्कर्षण में भी हम इन किलेट संकुल यौगिकों का उपयोग में ले सकते हैं। अगला बिंदु है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, जूस, फ्रूट्स एक्सेट्रा। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण इसका किलेट जो संकुल यौगिक का उनका योगदान है कि इनका उपयोग है कि हम भोजन में सब्जियां, भोजन और जो जूस है उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लंबे समय तक उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो स्टेबल होते हैं आपके किलेट संकुल यौगिक, उनका लेप लगा करके उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और उसके बाद में जो अंतिम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है यूज है इनका इन बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जैविक महत्व है इनका। तो जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ पर कि ये जो पोरफायरिन है, ये पोरफायरिन रिंग में मेटल के स्थान पर यदि आयरन है, यदि इसके अंदर मैग्नीशियम है, यदि इसके अंतर्गत कोबाल्ट है, तो इनका जैविक महत्व है कि अगर आयरन है तो ये आपका आरबीसी जो है रेड ब्लड कार्पल्स है उनके अंतर्गत उसका रुधिर का लाल जो रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी है। ठीक इसी प्रकार से यदि ये मैग्नीशियम है यहाँ पर, तो ये क्लोरोफिल के अंतर्गत जो पौधों का पत्तियों में हरे रंग का जो पार्ट होता है, ग्रीन भाग, वो इस क्लोरोफिल के कारण होता है। और अंतिम जो इसका कि कोबाल्ट है, तो ये विटामिन B12 का प्रमुख घटक है। तो इस प्रकार से जो किलेट क्या हैं, किलेट का स्थायित्व किस कारण से होता है और इनके क्या उपयोग हैं, आज हम हमारे इस वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है। मेरा आग्रह है आप इसे पढ़ें, समझें, यदि कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से पूछें। इसके आगे का पार्ट जो वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।